Hello students, welcome to online classes of BSR Government Arts College Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography. Students, we are doing 5th paper of BA Honours Part 2 Geography, and the topic that we are taking today is Politico-Territorial Phenomena in Political Geography. This is part 5 of this topic and today we will conclude this topic. तो आज का टॉपिक है राज्य का राजनीतिक भौगोलिक प्रारूप, जिसमें आज हम राज्यों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ेंगे। तो ये आज 5वां भाग है इस टॉपिक का और आज हम इस टॉपिक को इसी भाग के साथ समाप्त कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, राज्यों का वर्गीकरण से ही आप समझ जाएंगे कि राज्य कितने प्रकार के होते हैं, वो आज हमको इस टॉपिक में पढ़ना है और किन किन आधारों पर हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो राज्यों का वर्गीकरण किसी एक आधार पर संभव नहीं है, क्योंकि राज्य में राजनीतिक एवं भौगोलिक विविधता व्याप्त रहती है। प्रत्येक तत्व का राज्य के विकास के लिए महत्व होता है, अतः राज्यों के वर्गीकरण भी अनेक आधार पर किए गए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया है। राजनीतिक दृष्टि से राज्यों का वर्गीकरण। राज्य में प्रचलित शासन व्यवस्था के आधार पर राज्यों को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। पहला, धर्म और राजनीति के संबंध के आधार पर धर्मतंत्र राज्य, जिनको हम थियोक्रेटिक स्टेट कहते हैं, एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य, जिनको हम सेक्युलर स्टेट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किस प्रकार के होते हैं। तो इसका सबसे उत्तम उदाहरण, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया है। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है और आप और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के या विभिन्न रिलीजन्स के लोग आपस में रहते हैं और यह देश किसी भी रिलीजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है और किसी भी रिलीजन को ये देश फेवर नहीं करता है। तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जिनको कि हम थियोक्रेटिक स्टेट्स कह सकते हैं। वो सिर्फ अपने ही रिलीजन के लोगों को प्रोत्साहन देते हैं और दूसरे लोगों को अपने देश में या तो रहने नहीं देते, और यदि वे रहते हैं तो उनको एक दोयम दर्जे का सिटीजन बनाकर रखते हैं। दूसरा है शासकों की संख्या के आधार पर राजतंत्र, जिसको कि शासकों की संख्या के आधार पर पहला राजतंत्र, जिसको हम मोनार्की कहते हैं। दूसरा है तानाशाही, जिसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं, और तीसरा है प्रजातंत्र, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो हम इंडिया के यदि रेफरेंस में देखें तो इंडिया एक प्रजातंत्रीय देश है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ का आम आदमी अपने शासक खुद चुनता है। तीसरा है कार्यपालिका और विधानसभा के संबंधों एवं कुछ सिद्धांतों के आधार पर राज्यों को संसदीय यानी पार्लियामेंट्री राज्य, अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंशियल राज्य श्रेणियों में व्यक्त किया जाता है। तो इंडिया को हम संसदीय या पार्लियामेंट्री श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में एक संसद है जिसमें हमारे चुने हुए सांसद, वहां जनता के द्वारा चुने हुए सांसद जिसमें बैठते हैं, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां बैठकर हमारे लिए उनको सारे निर्णय करने होते हैं। और चौथा है शासन के अधिकारों के विभाजन के आधार पर। तो ये हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, यूनिटरी एकात्मक राज्य और संघीय या फेडरल राज्य। तो दो प्रकार के राज्य हैं शासन के अधिकारों के विभाजन के आधार पर, एकात्मक एवं संघीय। उपरोक्त वर्गीकरण का आधार पूर्णतया राजनीतिक है। तो राजनीतिक आधार पर हमने ये 4 वर्गीकरण किए हैं। अब हम अलग प्रकार के वर्गीकरण करते हैं, जैसे कि स्थिति, विस्तार एवं आकार के आधारों पर राज्यों का वर्गीकरण। की स्थिति पर राज्यों को किस किस प्रकार के होते हैं, आकार के अनुसार किस किस प्रकार के होते हैं, आदि आदि। तो उपरोक्त 3 आधारों पर राज्यों का वर्गीकरण यहाँ संक्षिप्त रूप में हम कर रहे हैं। स्थिति के आधार पर मुख्यतः राज्यों को सामुद्रिक एवं महाद्वीपीय श्रेणियों में विभक्त करते हैं। समुद्रिक स्थिति में राज्यों के अनेक भेद हो सकते हैं, जैसे एक सागरीय, द्विसागरीय, 3 सागरीय एवं बहुसागरीय। यानी पहले तो सामुद्रिक या महाद्वीपीय, सामुद्रिक में भी एक सागरीय, द्विसागरीय, 3 सागरीय और बहुसागरीय। महाद्वीपीय राज्यों के अंतर्गत चारों ओर से स्थल से घिरे राज्य सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड और बोलिविया। विस्तार के आधार पर राज्यों के क्षेत्रीय विस्तार को आधार मानकर 5 विभाग किए गए हैं। पहला, अति वृहत राज्य यानी बहुत बड़े राज्य, जैसे कि सोवियत संघ, कनाडा आदि।
सेकंड नंबर पर है वृहत राज्य, बड़े राज्य जैसे फ्रांस, मेक्सिको आदि, इंडिया में को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है मध्यम आकार के राज्य जैसे ग्रेट ब्रिटेन, पोलैंड आदि। चौथे नंबर पर छोटे राज्य जैसे नीदरलैंड, श्रीलंका। पांचवें नंबर पर अति छोटे जैसे इजराइल, कंबोडिया आदि। तो अगला वर्गीकरण हम आकार के आधार पर करते हैं। आकार के आधार पर राज्यों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। पहला है लंबाकार जैसे चिली, इटली, नॉर्वे एक्सेट्रा। दूसरा है संयुक्ताकार जैसे हंगरी, बेल्जियम, पोलैंड एक्सेट्रा। तीसरा है विस्फोटाकार जैसे म्यांमार, थाईलैंड एक्सेट्रा। चौथा है विच्छिन्नाकार जैसे जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि। पांचवा है भेदनाकार जैसे वसुतोलैंड, जो कि चारों तरफ से किसी दूसरे राज्य से घिरा हुआ है, यानी किसी दूसरे राज्य के अंदर एक राज्य दूसरे राज्य के अंदर एक तरह से स्थापित हुआ है। वसुतोलैंड का दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। फाल्केनबर्ग द्वारा राज्यों का वर्गीकरण। फाल्केनबर्ग ने राजनीतिक भूगोल में सर्वप्रथम चक्र परिकल्पना को लागू किया, जिसका प्रतिपादन डेविस ने भू आकृतियों के विकास के लिए किया था। यानी उन्होंने ये कहा कि जैसे डेविस और आपने फर्स्ट ईयर में फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा डेविस की साइकिल, जिसमें कि कोई भी लैंड फॉर्म होता है वो चक्रीय आधार पर पहले उसकी यौवन अवस्था होती है, फिर उसकी प्रौढ़ावस्था होती है, फिर उसकी वृद्धावस्था होती है। इसी प्रकार राज्यों को भी इन्होंने चक्रीय अवस्था बताया कि चक्र में राज्य पहले यौवनावस्था में होते हैं, उसके बाद वो मैच्योर होते हैं, फिर अंत में उनकी लास्ट स्टेज आ जाती है। तो उन्होंने राज्यों को विकास की स्थिति के आधार पर यौवन अवस्था, परिपक्वावस्था एवं वृद्धावस्था के रूप में व्यक्त किया, जिसका विवरण इस प्रकार है। यौवनावस्था। यौवनावस्था एक नवीन उद्भूत राज्य संप्रभुता प्राप्त करने के पश्चात सर्वप्रथम आंतरिक प्रशासन को सुदृढ़ बनाता है तथा आंतरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। इस काल में राज्य क्षेत्रीय विस्तार की ओर उन्मुख नहीं होता। फाल्केनबर्ग ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यौवन अवस्था का काल 1776 से 1803 तक बताया। उन्होंने यूएसए का उदाहरण लिया, तो यूएसए की यौवन अवस्था है 1776 से 1803 तक। वर्तमान काल में कुछ अफ्रीकी देश इस श्रेणी में आते हैं। यौवनावस्था के तुरंत पश्चात राज्य क्षेत्रीय विस्तार की ओर ध्यान देता है, यानी एक बार राज्य बन गया तो वो अपनी भूमि को बढ़ाना चाहता है तथा राज्य का अधिक ध्यान विस्तार क्रियाओं पर केंद्रित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की यह अवस्था 1803 से 1918 तक के समय की है। अन्य राज्यों ने भी इस अवस्था में उपनिवेशों की स्थापना की। सेकंड स्टेज है परिपक्वावस्था। इस अवस्था में राज्य का प्रयास प्राप्त किए हुए क्षेत्र की सुरक्षा होती है, यानी विस्तार उन्होंने अब बंद कर दिया। देश का विस्तार, अब एक तरह से देश के विस्तार को विराम लग गया, लेकिन जो भाग उस देश के अंतर्गत आए हैं उनकी सुरक्षा, यानी उनकी बाउंड्री बनाना या उनकी सुरक्षा करना। इस समय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता को भी महत्व दिया जाता है तथा पूर्ण स्थायित्व का प्रयत्न किया जाता है। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका इस अवस्था में है। अनेक पश्चिमी यूरोप के देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, इटली आदि इसी अवस्था में है। वृद्धावस्था। जिन राज्यों की शक्ति क्षीण होने लगती है उनका निर्धारण अति जटिल समस्या है। साथ ही ये एक ऐसा तत्व है जो समय के साथ परिवर्तित हो। जिन राज्यों की शक्ति क्षीण होने लगती है वह इस अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में राज्य का आंतरिक विखंडन होने लगता है। अनेक राज्य अपने उपनिवेशों को बनाए रखने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उपनिवेश बहुत ज्यादा हो जाते हैं, भूमि विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता है। उपरोक्त राज्यों का वर्गीकरण अवस्था के आधार पर किया गया है। चक्र परिकल्पना राजनीतिक भूगोल में 1930 में प्रस्तुत की गई और आज इसका इस क्षेत्र में कोई खास विशेष महत्व नहीं है। अब हम करते हैं शक्ति के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण। राज्यों की शक्ति एक सापेक्षिक तथ्य है तथा इसका निर्धारण अति जटिल समस्या है। साथ ही यह एक ऐसा तत्व है जो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। राज्य की शक्ति निर्धारण का अनेक विचारकों एवं भूगोलवेत्ताओं ने प्रयत्न किया है, किंतु किसी भी वर्गीकरण को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। किसी एक तत्व के आधार पर शक्ति निर्धारण संभव नहीं है। इसके लिए सामान्यतया जिन तथ्यों का सहारा लिया जाता है उनमें प्रमुख हैं कुल जनसंख्या, शहरी जनसंख्या का अनुपात, कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत,
इस्पात का उत्पादन, विद्युत उत्पादन, विदेशी व्यापार, सामरिक महत्व के खनिजों का उत्पादन की मात्रा आदि। यहाँ हम शक्ति निर्धारण के तत्वों के विवाद में न जाकर वर्तमान विश्व में सामान्य रूप में दृष्टिगत राजनीतिक प्रभुत्व क्षमता के आधार पर राज्यों को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, अर्थात प्रथम श्रेणी के शक्तिशाली राज्य, द्वितीय श्रेणी के शक्तिशाली राज्य एवं निर्बल राज्य। यद्यपि यह शक्ति राजनीतिक है, किंतु इसका निर्धारण भौगोलिक परिस्थितियों के द्वारा होता है। इस दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस प्रथम श्रेणी में, कुछ अंशों में चीन भी इस समुदाय में सम्मिलित किया जा सकता है, यानी इसको हम शक्तिशाली राज्य कह सकते हैं। द्वितीय श्रेणी में जर्मनी, फ्रांस, भारत, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, जापान आदि अनेक राज्य सम्मिलित हैं। निर्बल राज्यों में अधिकांशतः दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीकी एवं एशियाई देश सम्मिलित किए जाते हैं। उपरोक्त विभाजन किसी निश्चित तत्व या तथ्यों पर आधारित न होकर सामान्य दृष्टिगत स्वरूप पर ही निर्भर है। राज्यों के विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि किसी भी विभाजन को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। वास्तव में राज्यों के राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्वरूपों में इतनी अधिक विविधता व्याप्त है कि सर्वमान्य वर्गीकरण संभव नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इसमें राज्यों के वर्गीकरण, राज्यों के राजनीतिक भौगोलिक प्रारूप में राज्यों का वर्गीकरण पढ़ा और कई प्रकार के वर्गीकरण हमने इसमें पढ़े। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, और आपको जो असाइनमेंट दिया जाए उसको कंप्लीट करके आप अपने ग्रुप पर डाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्कार।